नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय बजट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट पेश किया जाने वाला है। तो आज उसी के ऊपर मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी ताकि जब बजट हमारा पेश हो तो आपको बजट समझने में कोई भी परेशानी ना हो और आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है या फिर आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होंगे तो उन प्रश्नों को हल करने में आपको सहायता मिल सके। देखिए, बजट का अगर हम एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन समझे तो बजट सिर्फ एक बजट नहीं है, ठीक है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की नीतियों को तय करने वाला एक आधार है जिसके अंतर्गत कराधान, व्यय और योजनाओं से संबंधित सारी चीज़ों को हम देखते हैं। साथ ही साथ बजट एक दस्तावेज के रूप में नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम हमारे केंद्रीय बजट के एक बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि इसकी एक प्रस्तावना जो कि मैंने आपके सामने एक रखी है, बल्कि हमारी जो फाइल है उसमें भी हम देखते हैं कि हमारी प्रस्तावना क्या बताती है कि केंद्रीय बजट एक वित्तीय व्यापक दस्तावेज होता है जिसे भारत सरकार हर साल प्रस्तुत करती है। ये हम सब जानते हैं कि हर साल भारत की नीतियों में और कराधान में परिवर्तन होते हैं। इस माध्यम से हम हर साल अपने बजट को प्रस्तुत करते हैं। क्लियर है? इसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित खर्च, राजस्व और राजकोषीय नीतियों को शामिल किया जाता है। क्लियर है? यह देश आर्थिक रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है, यानी कि जो हमारी आगे की अर्थव्यवस्था से संबंधित रणनीतियां हैं उनकी रूपरेखा को तैयार करेगा। बजट के माध्यम से हम इसको तैयार करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ नागरिकों के दैनिक जीवन को भी यह प्रभावित करता है। जब कराधान का निर्णय लिया जाता है तो उसका प्रभाव सीधे सीधे भारतीय नागरिकों पर पड़ता है। तो बजट सभी लोगों के लिए, चाहे बड़े आदमी से लेकर छोटा आदमी हो, सभी को बजट बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए हम सबके लिए बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम इस कंटेक्स्ट की बात करते हैं, इस संदर्भ की बात करते हैं कि हम सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट जो कि 25-26 के लिए होगा वो उनके द्वारा पेश किया जाएगा। ठीक है, अब यह बजट ऐसे समय पे आ रहा है जब भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, मुद्रास्फीति और सतत विकास की जरूरत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हम इन 3 चीज़ों को ज़रा डिकोड करेंगे कि ये हमारा पूरा कथन है वो क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बजट उस समय आ रहा है जब आर्थिक अनिश्चितताएं हैं, यानी कि हम बहुत कुछ देख रहे हैं हमारे आस पड़ोस के देशों में भी कि युद्ध हो रहे हैं, बहुत सारी अनिश्चितताएं फैल रही हैं। तो उन आर्थिक अनिश्चितताएं भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। तो इन अनिश्चितताओं के बीच में बजट आ रहा है जो कहीं ना कहीं हमें ये दिखा सकता है बजट कि हमें किस तरह से अन्य देशों के साथ भारत को संतुलन बना के चलना है ताकि हमें अन्य देशों से लाभ भी मिल सके, साथ ही साथ जो अन्य देशों में अनिश्चितताएं फैल रही हैं हम वहां मदद भी कर सकें। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। मुद्रास्फीति की बात करें तो पिछले कुछ न्यूज़ में बना हुआ है कि मुद्रास्फीति बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। इसका मतलब है कि भारत में जो चीज़ें हैं यानी कि महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यानी कि चीज़ें महंगी होती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। इसी को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति का बढ़ना। यानी कि इस मुद्रास्फीति के बढ़ने से जो भारतीय नागरिक है उसका प्रभाव सीधे सीधे उनकी जेबों पर पड़ रहा है। तो अगर इस तरह की स्थिति परिस्थिति चल रही है हमारे सामने और उस समय जब बजट पेश किया जा रहा है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बजट के माध्यम से ऐसे प्रयोजन लाए जाएंगे जिसमें मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कुछ ना कुछ साधन हमारे सामने उपलब्ध होंगे। क्लियर है? हम तीसरी चीज देखते हैं सतत विकास। सतत विकास का मैंने आपको बोला था कि सतत विकास का मतलब सिंपल सा इतना है कि आज जो हम परियोजनाएं या योजना या हम अपना जो भी कुछ उद्देश्य लेके चल रहे हैं वो हमारा लंबे समय के लिए हो। साथ ही साथ जैसे कि अगर हमने कोई भी परियोजना बनाई है, ठीक है, तो उस परियोजना का लाभ सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले समय में भी लोगों को मिले। साथ ही साथ इसमें पर्यावरण संरक्षण की भी बात की जाती है, जैसे कि हमारे जो आज के प्राकृतिक संसाधन हैं उन संसाधनों को हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंप सकें। इस तरह की हमारे जो मंशा है, हमारा उद्देश्य है वो सतत विकास हमें बताता है। तो जब इतना ज़्यादा क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, COP29 हमने देखा, बहुत सारी चीज़ें इस पिछले समय में घटी हुई हैं। तो अगर सतत विकास
भी अगर इसमें शामिल है तो हम बजट से ये उम्मीद लगा सकते हैं कि इस तरह की बजट में चीजें मेंशन होंगी जहां पे विकास भी साथ साथ होगा, साथ ही साथ पर्यावरण विकास को भी मद्देनजर रखा जाएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये कथन पूरा समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। बजट पे चलने से पहले जैसा कि हमें सिर्फ करंट पे नहीं बल्कि उसकी पृष्ठभूमि पर भी ध्यान देना चाहिए, तो मैं आपके सामने लेके आई हूँ बजट की पृष्ठभूमि, जो बताती है कि संविधान का अनुच्छेद 112 के तहत, है ना, केंद्रीय बजट एक संवैधानिक अनिवार्यता को दर्शाता है। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 112 में इसे कहा जाता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाता है। बजट नहीं, इसका नाम बदल के हम देखते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है? पारंपरिक रूप से अगर हम बात करें तो बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, पहले की हम बात कर रहे हैं कि फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर इसको प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2017 से 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा। यानी कि हम थोड़ा सा कर पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो पहले फरवरी के अंतिम दिनों में इसे पेश किया जाता था। ठीक है, पर लेकिन 2017 से इस तरह के चेंजेस किए गए कि इसको 1 फरवरी को लेके आने लग गए। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये हो सकता है कि हमारा ये जो बजट प्रावधान है 1 अप्रैल से लागू किया जा सकेगा। यानी कि हमारा 1 अप्रैल जो होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा वित्तीय वर्ष होता है। तो अगर हम अपने बजट को 1 फरवरी को लेके आते हैं तो हमारे पास मोटे मोटे 2 महीने होते हैं कि बजट में हमने जितनी भी अपनी कराधान को, अपनी योजनाओं को, हमने जो भी कुछ तय किया है, हम उन 2 महीनों में सारी योजनाओं को और कराधान को लागू कर सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हम भारतीय जो नागरिक है, भारतीय जनता है, उसके पास उनके पास ये सारे लाभ पहुंच सकें। क्लियर होगी? समझ में आ गई बात कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए, बजट में सरकार के राजस्व व्यय का अनुमान, कर प्रस्ताव, मौजूदा कर ढांचे में संशोधन और विभिन्न क्षेत्रों के लिए धन आवंटन शामिल है। यानी कि एक कंप्लीट इकोनॉमिक एनालिसिस जिसकी हम बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बजट में शामिल है। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे घटक के ऊपर, जहां से सवाल बनते हैं और जहां पे आमतौर पे सभी लोगों को कंफ्यूजन रहती है, पर मैं यहाँ कोशिश करूंगी कि आपके छोटे छोटे डाउट्स हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूं, ताकि आपको आने वाले बजट को समझने में कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देखिए, आज के न्यूज़ में भी, मतलब न्यूज़ में बजट के प्रमुख घटक के बारे में बात करी गई थी, इसलिए आज हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें बेसिकली 3 घटकों के बारे में बताया गया है, जिसमें से पहला घटक है हमारा व्यय। व्यय यानी कि होता है खर्च। ठीक है, वही हमारा जो दूसरा घटक है, दूसरा घटक बताता है हमारा प्राप्ति, यानी कि आपने कितनी आय के तौर पे समझते हैं कितनी आय प्राप्त की। ठीक है, ये दूसरा घटक है। वहीं जब हम तीसरे घटक की बात करेंगे तो वो निकल के आता है हमारा घाटा संकेतक, यानी कि सरकार का कितना बजट है, मैंने बजट नहीं बोल सकते, सरकार की कितनी प्राप्ति है, सरकार कितना खर्च कर रही है और कितना सरकार का ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स निकल के आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें हमें पता चलेगी घाटा संकेतक में। तो हम इन तीनों घटकों को बारी बारी से डिफाइन करेंगे, डिकोड करेंगे और हम समझेंगे कि इनके अंदर चीजें कैसे चलती हैं और ये होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें व्यय की तो उसके अंतर्गत देखा जाता है पूंजीगत व्यय, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले हम एक बार पढ़ेंगे, फिर हम आराम से उदाहरण के माध्यम से और सरल भाषा में सबको समझेंगे। देखिए, दीर्घकालीन संपत्तियों यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, अस्पताल के निर्माण के लिए किया जाने वाला खर्च। देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी, पहले हम पढ़ लेते एक बार, फिर मैं आपको पूरा अच्छे से दोनों में अंतर बताऊंगी कि क्या होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। हमने पढ़ लिया यहाँ तक। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला क्या बताता है। अगला है हमारा राजस्व व्यय। ठीक है, कि सरकारी संचालन के दैनिक खर्च जैसे वेतन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान आदि राजस्व व्यय में आते हैं और यह व्यय संपत्ति निर्माण में योगदान नहीं देते। चलिए पढ़ लिया हमने, अब हम अंतर समझेंगे दोनों में हल्का फुल्का कि क्या है। ठीक है, पहले अगर हम देखते हैं कि बात करें हम पूंजीगत व्यय की, वहीं दूसरी तरफ है हमारा राजस्व व्यय। ठीक है, सिंपल सा हम दोनों में अंतर समझेंगे क्या है। देखो, जो पूंजीगत व्यय है वो दीर्घकालिक परिसंपत्तियों को बनाने में भरोसा रखता है, जैसे कि सड़क, जैसे अस्पताल,
जैसे स्कूल। अब देखिए, अगर सड़क बनी है, ठीक है, तो उस पर टोल के माध्यम से सरकार को आय प्राप्त होगी, तो ये सरकार की व्यय हुई, मतलब जो खर्च हुआ। पर लेकिन बाद में जाके कहीं ना कहीं सरकार को इसको निर्माण किए जाने वाला व्यय है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना, लोगों को फायदा होगा, ठीक है। तो ये खर्च किया लंबे समय के लिए हुआ, माने हमने ऐसा खर्च किया जो कहीं ना कहीं आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय में भी लोगों को फायदा होगा, ठीक है। भाई अगर हम बात करें अस्पताल की, तो ऐसा तो नहीं कि साल 2 साल में अस्पताल काम करेगा। अस्पताल अगर एक बार बन चुका है तो वो आने वाले कई सालों में लोगों को बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। वहीं अगर स्कूल की बात करें हम, अगर स्कूल बना है, ठीक है, आज हमने ऐसा खर्च किया है पर जहां पे लोग शिक्षित होंगे, ठीक है, अपने हिसाब से नौकरियों की तलाश करेंगे, यानी शिक्षा स्तर बढ़ेगा भारत में, जाहिर सी बात है। तो जो इस तरह के खर्च हों जो कहीं ना कहीं आपको लंबे समय जाके लाभ दें, ठीक है। देखो इसमें यही लिखा है ना कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देते हैं, यानी कि दीर्घकालीन परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म अगर हम सोच के चलें और अगर हम उस लॉन्ग टर्म प्रोसेस के साथ अगर हम खर्च कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे पूंजीगत व्यय। समझ में आ गई बात। वहीं अगर हम बात करें राजस्व व्यय की, तो राजस्व व्यय का सीधा सीधा मतलब होता है, देखिए व्यय से मतलब हमने समझना खर्च, ठीक है। अब यहां हमने राजस्व व्यय में क्या किया कि सरकारी संचालन के दैनिक खर्च जैसे कि वेतन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान। अब यहां समझना कि पूंजीगत व्यय में हमने समझा कि लॉन्ग टर्म के लिए हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम राजस्व व्यय की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि आज के समय में हमें जिन चीजों की जरूरत है हम उस पर खर्च कर रहे हैं, यानी कि जो दैनिक खर्च हो गए, जैसे कि हमें किसी को वेतन देना है, कोई गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसके अगर 1 महीना पूरा हो गया, अगर उसको हमें वेतन देना है तो ये किस में आएगा, राजस्व में आएगा। अब वेतन हमने दे दिया, ठीक है, वो व्यक्ति काम कर रहा है, अपने आउटकम देगा, तो वो तो उसकी प्रोग्रेस हुई ना, बाकी के लोगों के लिए तो कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ हम देखें सब्सिडी हम दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी ब्याज पे भुगतान कर रहे हैं तो वो किस चीज में आएगी, राजस्व में आएगी। समझ में आ गई बात। थोड़ा सा अंतर बस इतना है दोनों में कि पूंजीगत व्यय जो होंगे वे दीर्घकालीन परिसंपत्तियों पर हम निवेश करते हैं तो वो पूंजीगत व्यय में आएंगे। वहीं अगर हम राजस्व व्यय की बात करेंगे तो जो दैनिक कार्यों में अगर हम निवेश कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं राजस्व व्यय से संबंधित है। समझ में आ गया होगा। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय यहाँ दोनों हम खर्च करेंगे, पर लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा, एक लॉन्ग टर्म के लिए होगा और एक शॉर्ट टर्म के लिए होगा। समझ में आ गई बात। चलो ये हुआ हमारा पहला घटक। हम चलते हैं हमारे दूसरे घटक पर। अब हमने सरकार का पैसा खर्च करवा दिया, अब हम ये देखें कि सरकार पैसे प्राप्त करता है तो उसके क्या आउटकम है, किस तरह से किए जाते हैं। प्राप्तियों की अगर हम बात करें तो पहली प्राप्ति आती है राजस्व प्राप्ति, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट। ये क्या होता है वही अभी हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे दोनों में अंतर समझेंगे। देखिए सरकार की आय, जो कर, आयकर, कॉर्पोरेट या जीएसटी, कर समझो फिलहाल अभी, ठीक है, किसी भी तरह का कर, ठीक है, और गैर कर स्रोत यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश, यानी कि एक तो आय वो हो गई जो सरकार टैक्स से ले रही है और दूसरी आय वो हो गई जो गैर कर स्रोत है, यानी कि बिना कर के जो आपको आय प्राप्त हो रही है वो क्या कहलाते हैं, हमारे गैर कर स्रोत, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभ। यानी कि अगर किसी सरकारी कंपनी है तो उससे अगर भारत सरकार को लाभ हो रहा है तो इस तरह की जो अगर लाभ प्राप्त हुआ है और आय प्राप्त हुई है तो वो क्या कहलाती है, गैर कर स्रोत कहलाती है, ठीक है, से प्राप्त होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, राजस्व प्राप्ति कहते हैं। थोड़ा समझना, होल्ड करना, हम देखेंगे भी होता क्या है। वहीं अगर हम पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो क्या कहलाता है कि विनिवेश, ऋण वसूली और उधारी से प्राप्त धन, यानी कि इसमें कुछ स्रोत सरकार की देनदारियां बढ़ाते हैं जबकि कुछ संपत्ति में कमी लाते हैं। अब थोड़ा सा यहां ध्यान देना कि ये होता क्या है। देखो जो पूंजीगत, एक मिनट यहां लिखते हैं, राजस्व प्राप्ति की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो इसमें राजस्व प्राप्ति में क्या हो रहा है कि सरकार को ऐसी प्राप्ति मिल रही है, यानी कि ऐसी आय आ रही है जिसमें सरकार का कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, यहां पे सरकार को सीधे सीधे लाभ मिल रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम पूंजीगत प्राप्ति की बात करेंगे
तो ऋण वसूली, उधारी से प्राप्त धन, यानी कि इसमें कुछ देनदारियां बढ़ाते हैं जबकि कुछ संपत्तियों में कमी लाते हैं। अब पूंजीगत प्राप्ति कैसे प्राप्ति हो गई? मान लो सरकार ने अपनी कंपनी, कोई भी सरकारी कंपनी है वो बेच दी और जो पैसा आया, यानी कि इसमें सरकार की कोई भी एसेट जा नहीं रही है, सीधा सीधा आपका शुद्ध पैसा वापस आ रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट ने किसी को ऋण दिया तो उस ऋण पे ब्याज आ गया, तो वो जो ब्याज आया वो क्या कहलाएगा? राजस्व प्राप्ति। वहीं अगर सरकार ने अपनी किसी संपत्ति को बेच दिया, ठीक है, मान लो कोई कंपनी है उसको बेच दिया और बेच के जो पैसा आया तो वो कहां कहलाएगा? वो पूंजीगत प्राप्ति में कहलाएगा, यानी कि उसमें सरकार की एसेट कम हुई। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों में अंतर है। राजस्व प्राप्ति की बात करेंगे तो यहाँ सरकार का कुछ नहीं जाएगा, आपको सीधे सीधे लाभ प्राप्त होगा। वही पूंजीगत प्राप्ति की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हाँ पैसा मिलेगा आपको, लेकिन जो सरकार की जो एसेट्स हैं उनमें कमी आ सकती है। सिंपल सी बात है, ठीक है, ज्यादा इसके बीच में लगना नहीं है, थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है, ठीक है। देखो अब मैं पढ़ूंगी लाइन फिर से, अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहला रहा है कि राजस्व प्राप्ति सरकार की आय को कर और गैर कर से प्राप्त होती है, ठीक है। वही पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो निवेश करें, ऋण वसूली, उधारी से प्राप्त धन, ठीक है। इससे कुछ स्थितियों में सरकार की देनदारियां बढ़ाते हैं जबकि कुछ संपत्तियों में कमी लाते हैं। संपत्तियों में कमी ला रहे हैं, इसका मतलब यही हो गया कि गवर्नमेंट की जो एसेट्स है उनमें कमी आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं हम तीसरा बजट का घटक। दो हमने घटक देख लिए अभी तक, जिसमें से पहला घटक हमने देखा था खर्च के बारे में, एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय के बारे में। दूसरा हमने देखा प्राप्ति के बारे में। अब हम तीसरा देखेंगे घाटा संकेतक के बारे में। ये क्या बताता है कि राजकोषीय घाटा, पहले हम पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे तीनों में क्या अंतर है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे अंतर हैं। कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर, समझ में आ गई बात, यानी कि ऋण को छोड़कर इसमें। अब देखना, उच्च राजकोषीय घाटा अधिक उधारी की आवश्यकता को दर्शाता है। अब देखना, यानी कि सरकार का अगर कुल खर्च 100 रुपए है, ठीक है, और क्या बता रहा है? कुल व्यय है ना, हाँ, और कुल प्राप्तियां, अगर और सरकार का कुल खर्च 100 रुपए है और कुल प्राप्ति कितनी है सरकार की, यानी कि कुल आय कितनी है सरकार की, सॉरी खर्च है सरकार का 120, ठीक है, और कुल आय है सरकार की कितनी, 100, तो इसके बीच में जो अंतर है वो कितने का? 20 का अंतर है। यानी कि सिंपल सा समझो कि आपके पास आय कम है और खर्चे आपके ज्यादा हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। थोड़ा सा अंतर यहां ये समझना कि कुल व्यय, यहां कुल है यानी कि टोटल खर्च और टोटल जो आपकी प्राप्तियां हैं उनके बीच का जो अंतर निकल के आएगा, और अगर ये अंतर, ठीक है, व्यय ज्यादा है और प्राप्तियां कम है तो वो क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। समझ में आ गई बात? अब हम चलते हैं राजस्व घाटा। ये क्या होता है कि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर, पहली चीज तो ये, ठीक है। दूसरी तरफ ये सरकार की वर्तमान आय और व्यय के बीच का असंतुलन दर्शाता है। देखो, राजस्व घाटा का मतलब है कि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का जब अंतर देखेंगे हम तो उसको हम कहेंगे राजस्व घाटा, ठीक है। सरकार की वर्तमान आय और व्यय के बीच का जो भी असंतुलन होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? राजस्व घाटा कहेंगे। यानी कि अगर इसमें भी सेम वही चीज होगी, क्या कि जिसमें खर्च ज्यादा है और प्राप्ति कम है तो वो क्या कहलाता है? हमारा राजस्व घाटा। अगर हम बात करें प्राथमिक घाटा की तो ये क्या होता है कि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान घटाने के बाद, ठीक है, यानी कि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान घटाने के बाद बचा हुआ अंतर, यह सरकार की ब्याज रहित उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है। यानी कि अगर सरकार ने 100 रुपए का उधार लिया, ठीक है, जिसपे ब्याज लगा के, यानी कि सरकार को ब्याज लगा के चुकाना पड़ रहा है 120 रुपए, ठीक है। अब अगर हमें प्राथमिक घाटा निकालना है तो ब्याज अपना कितना था? 20 रुपए था, ठीक है, तो हमने क्या किया? 20 रुपए निकाल लिए, बचे कितने? 100 रुपए। तो ये जो 100 निकल के आए वो क्या है? हमारा प्राथमिक घाटा है। यानी कि जो ब्याज हमें जितना देना है उस ब्याज को हमने निकाल लिया, अब बाकी का जितना हमें उधार देना है तो वो क्या कहलाता है? हमारा प्राथमिक घाटा। यानी कि राजस्वी घाटे से ब्याज भुगतान घटाने के बाद, यानी कि राजकोषीय घाटे से हमने ये देख लिया कि हमें ब्याज कितना देना है, उसको हम निकाल देते हैं तो हमारा प्राथमिक घाटा आ जाता है। यह सरकार की ब्याज रहित उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है। यानी कि ब्याज के बाद सरकार को कितनी उधारी देनी है
ये उन आवश्यकताओं को दर्शाता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है सभी को, पर हमें थोड़ा सा समझना है क्या है ये। समझ में आ गई बात? चलो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। 1991 का आर्थिक सुधार बजट, ठीक है, जिसमें आर्थिक सुधार बजट किनके द्वारा लेके आया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, जिसमें बताया था हमें उदारीकरण के बारे में, निजीकरण के बारे में और वैश्वीकरण के बारे में। ये वर्ष अपने आप में एक अद्वितीय वर्ष है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था की पूरे भविष्य को बदल के रख दिया, जितना हम सभी जानते हैं, है ना। और अगला देखते हैं हम 2024-25 का बजट, यानी कि नौकरियों और ग्रामीण विकास में खर्च बढ़ाने और राजकोषीय घाटे को कम करने के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित था जब 24-25 का बजट आया था। अब देखते हैं कि इस साल का जो बजट होगा वो किस उद्देश्य के साथ केंद्रित होगा। चलिए हम चलते हैं हमारे निष्कर्ष के पास, ठीक है, कि केंद्रीय बजट भारत की आर्थिक नीतियों को निर्देशित करने, सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करने, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। संतुलित नीति निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन से बजट का वास्तविक लाभ समाज तक पहुंच सकता है। ये सच बात है कि अगर बजट को ठीक से क्रियान्वयन किया जाता है ना, और अगर सभी वर्गों के ध्यान में रखते हुए अगर बजट को पेश किया जाता है तो सभी को बहुत लाभ हो सकता है। हम सब इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस बार के बजट में हमें बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ हमें पता चलेगा कि इस बार के बजट का उद्देश्य क्या है, क्या केंद्र बिंदु है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपके जो भी कुछ छोटे मोटे डाउट हमें जहाँ आते हैं राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति में, यह मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।